जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन करवाया गया है। 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -15 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम। ये 10 के पावर -15 ग्राम क्या होता है? 1 फेम्टो बराबर 1 फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 ग्राम। ठीक है। 10 के पावर -9 ग्राम क्या है? ये नैनो होता है। ये क्या होता है? नैनो। 1 नैनोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। 1 ग्राम बराबर 1 यहाँ पर 10 के पावर -9 ग्राम बराबर ये क्या होता है? 1 नैनो। ठीक है। ये हो गया पिको, ये हो गया फेम्टो और ये हो गया आपका नैनो। ठीक है। दूसरा सवाल है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत का लेयर किस मंडल में मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। ठीक है। तीसरा सवाल है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, तापमान की, दाब की, वर्षा की। तो यहाँ पास्कल जो इकाई है वह हो जाएगा दाब की इकाई है। ठीक है। दाब की इकाई क्या हो जाएगा? पास्कल। वायुमंडल की 4 नंबर सवाल, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर क्या है? ये हाइड्रोमीटर पानी के आपेक्षिक घनत्व है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर सवाल है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर। वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पायरोमीटर से क्या चीज़ का माप किया जाता है? वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च तापमान। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों की दाब की, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों की दाब। गैसों की दाब मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। 8 नंबर सवाल, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, उड़ते विमान की ऊंचाई, विद्युत धारा की माप, बादलों की दिशा। वायुमंडलीय दाब, उड़ते विमान की ऊंचाई, विद्युत धारा की माप, बादलों की दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ते विमान, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग में लाते हैं। 9 नंबर सवाल है, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्योंकि आवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुने समय अंतराल। बल का न्यूटन, समय का सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर किसका है? पृष्ठ तनाव का।
पृष्ठ तनाव का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है, दाब का, दाब का, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका दाब का, प्रेशर का, ये हो गया आपका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का, और न्यूटन सेकंड हो जाएगा आवेग का। 10 नंबर सवाल, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, आवृत्ति को, तरंगदैर्घ्य को, आवर्तकाल को, समय को। तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को मापता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, टीवी का आविष्कार किसने किया था, टीवी का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड, लॉरेंस, किंग जिलेट, गैलीलियो। J.L. बेयर्ड, लॉरेंस, किंग जिलेट, गैलीलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा J.L. बेयर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल, जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, पास्कल। गैलीलियो, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, पास्कल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। न्यूटन जो है सो गति के नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, कौन, न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर mc स्क्वायर, मास द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध स्थापित किए थे। पास्कल, दाब का नियम, दाब का नियम पास्कल ने दिए थे। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नहीं दिया रहता है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। विस्थापन, वेग, बल, आयतन, कौन सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन तो होगा, वेग है सदिश राशि, बल भी है, आयतन अदिश राशि है। आयतन क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि सिर्फ इसमें मात्रा होती है, द्रव्यमान दिशा नहीं होती है, सिर्फ इसमें मात्रा होती है और दिशा इसमें नहीं होती है। विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश राशि, आयतन हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है। 14 नंबर सवाल, किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। जो वस्तु का, किसी वस्तु का जो भार होता है, कोई पिंड का जो भार होता है, वह पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल गुणनफल है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। जो बल जो गुणनफल है, किसका किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, कि भार और त्वरण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा F बराबर क्या होता है, m में, m मतलब मास, a मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F बराबर होता है m में। F मतलब फोर्स बल, m मतलब मास द्रव्यमान, a मतलब एक्सीलरेशन त्वरण हो जाएगा। F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है कौन, बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, किसके कारण से, गुरुत्वीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण। गुरुत्वीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्र बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है। 17 नंबर सवाल, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है
तो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है, आयतन क्या होता है? घटता है। ठीक है। 18 नंबर, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने के कारण क्या है? पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने के कारण क्या है? गुरुत्व, दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव। तो पानी के छोटे छोटे बुलबुलों को गोल होने के कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। 20 नंबर सवाल, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो हो जाएगा संवहन। ठीक है। लोहा के एक किनारे गर्म करते हैं तो दूसरे किनारे पर गर्म कैसे हो जाती है? चालन विधि द्वारा। मतलब ठोसों में जो है सो ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। लेकिन सूर्य से किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण द्वारा। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? निम्न में से कौन एक सेमीकंडक्टर है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, ग्लास। फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, ग्लास। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक जिससे होकर के धारा कुछ कुछ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम सब अर्धचालक है। 22 नंबर सवाल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, केल्विन, ओम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, केल्विन, ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 23 नंबर सवाल, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस दिशा की ओर संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर की ओर। जब उसको लटका दिया जाए, चुंबक को लटका दिया जाए, स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया जाए, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वह रहता है। लेकिन चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। जो कंपास बॉक्स में देखते होंगे, जो रेड कलर का होता है हमेशा उत्तर की ओर इंगित करता है। 24 नंबर सवाल है, घरेलू विद्युत तार जुड़ा रहता है। घरेलू विद्युत तार जुड़ा रहता है श्रेणी संयोजन में, समांतर संयोजन में, श्रेणी और समांतर संबंधन में, कमरे के अंदर श्रेणी में और अनंतर समांतर क्रम में। तो इसका सही ऑप्शन समांतर संयोजन में हो जाएगा। घरेलू विद्युत तार समांतर संयोजन में जुड़ा रहता है। 25 नंबर सवाल, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध। तो एक फ्यूज तार को गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए, गलनांक अल्प, प्रतिरोध उच्च। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्प मतलब कम, गलनांक कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक। 26वां सवाल है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। इसका एटॉमिक मास 4 होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इस परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। 4 में जाएगा 2, कितना बचेगा? 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया आपका 2 निकल गया। ठीक है। तो इसमें ये आपका 2 प्रोटॉन हो गया, ये 4 ये आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया
और ये 2 क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। तो देखिए अब केवल एक प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 2 है, ये नहीं होगा। 2 प्रोटॉन है, साथ में तीसरा नंबर देखिए 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हाँ 2 प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी 2 है। 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन नहीं है 2 प्रोटॉन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु 3 मूल कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए कौन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, फोटॉन नहीं आया, मतलब फोटॉन जो है सो परमाणु का भाग नहीं है। सूर्य में 28 नंबर सवाल, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वह क्या है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। 29 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, या 4 नंबर है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया तो है, नियंत्रित क्या अनियंत्रित? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब पूछेगा परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी, परमाणु रिएक्टर, ये आपका नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन बम हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, सौर सेल परिवर्तित करता है, सौर सेल किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सौर सेल और किसका हो जाएगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है। 30 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर आया ये कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।